खलो कुछ ज्वेलरी ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो वो बाहर पहन सके। अपनी हाई रोलर स्टेटस के बावजूद खलो आमतौर पर अपने ड्रेस बस इसलिए पहनती थी क्योंकि उसे उनका रंग पसंद था। वो अभी तक तय नहीं कर पाई थी कि क्या चुने, तभी उसकी नज़र लेडी बेसिल के नेकलेस पर पड़ी। लेकिन वो नेकलेस बिक्री के लिए नहीं था, इसलिए कैमिल ने सुझाव दिया कि खलो अपने पिता का कलेक्शन देखे, वो वाला जो वो किसी को नहीं दिखाते थे। वो कलेक्शन इतना खूबसूरत था कि कोई बच्चा भी कुछ चुन सकता था। पहले वे इन पीसेस को बेचते थे, लेकिन स्टोर की नई पॉलिसी के कारण उन्हें रोकना पड़ा। खलो ने एक ताज टियारा देखने का सोचा जो किसी राजकुमारी के लिए बनाया गया था। उनके पिता के मरने के बाद लगभग 10 सालों से वे कुछ वैसा नहीं बना पाए थे। करीब 5 साल पहले उन्होंने ये ब्लैक ओपल आयात करना शुरू किया था, यहां तक कि नेवी भी इस पर जंग के लिए तैयार हो रही थी। जब वो इस रत्न की कहानी बता रहे थे, तभी मॉनपीस अंदर आ गई। किसी ने उसे आते नहीं देखा, नहीं कोई जान पाया कि वो अंदर कैसे आई, क्योंकि एंट्रेंस आम जनता के लिए बंद था। वो वही दयनीय लड़की थी जिसे कर्टिस पर बेकार सा क्रश था। माइस गुस्से में पागल हो गई। खलो और सार्जेंट डुबुआ पर चिल्लाने लगी, जिससे वहां मौजूद सब लोग असहज हो गए। किसी की भी मिन्नतें उसे शांत नहीं कर पाईं, बल्कि वो और ज्यादा भड़क गई। मॉनपीस पूरी तरह बेकाबू हो गई और खलो पर आरोप लगाया कि उसका सार्जेंट डुबुआ के साथ अफेयर चल रहा है और वही उसका असली मंगेतर है। खलो ने मॉनपीस के चेहरे पर हंस दिया और एक दिव्य आग जैसी आभा उसके चारों ओर फैल गई। वो लड़की की उम्र का अंदाजा लगाने लगी और सोचा कि वो 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। खलो जानती थी कि मॉनपीस उस पर नाराज है, लेकिन वो झगड़ा नहीं चाहती थी। वो पागल लड़की आग डचेस पर ताने कसने लगी, ये कहते हुए कि शादी की रात के बाद ही उसने कोई और प्रेमी बना लिया था। खलो सोचने लगी कि वो किसकी बात कर रही है, और सब में से वो केवल सार्जेंट ही हो सकता था। पता चला कि मॉनपीस के ग्रुप के पास इस बयान का थोड़ा सबूत भी था। करीब 2 महीने पहले इर्जा डुबुआ के हैंगआउट प्लेस पर सार्जेंट की पर्सनल लाइफ की बातें चल रही थीं। वो शादी के तानों से परेशान था और बस आज़ाद रहना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया कि अगर उसने जल्द शादी नहीं की तो अकेला रह जाएगा। फिर उनमें से एक ने आइडिया दिया कि वो अपने परिवार से झूठ बोले कि वो खलो अबान से शादी करने वाला है, ताकि घरवाले उसे शादी के लिए तंग करना बंद कर दें। खलो ने इस प्लान में साथ दिया और शुक्रिया के तौर पर लड़कों ने ओजा से कहा कि वो उसे 100 शॉट्स पिलाए। उसके बाद तो पार्टी टाइम शुरू हो गया। ओजा के घर की हालत देखने लायक थी, और इनाम में खलो को टॉप क्वालिटी कुकीज़ के ढेर सारे बॉक्स मिले जो बेहद स्वादिष्ट थे। खलो ने कहा कि ये सब बस नशे में किया गया मजाक था, लेकिन ओजा ने इस ड्रामे को सच मान लिया। आर्कडचेस सोचने लगी, आखिर कौन सी कुलीन महिला इतनी लापरवाह हो सकती है, वो भी सिर्फ कुकीज़ के लिए। मॉनपीस हैरान थी कि कैसे खलो 2 महीने तक लेफ्टिनेंट को डेट कर सकती है और फिर कर्टिस से शादी कर सकती है। उसे लगा कि शायद मास्टर को पता नहीं था कि खलो अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी, लेकिन आर्कडचेस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो लड़की उसके बारे में क्या सोचती है। उसने मिस को याद दिलाया कि वो तो बस जूनियर सार्जेंट है, जबकि खलो एक लेफ्टिनेंट है, यानी उसकी सीनियर। और वैसे भी वो एक काउंट की बेटी है, जबकि खलो आर्कडचेस शेनबर्ग यानी उसका दर्जा कहीं ऊपर है। लेकिन तभी किसी वजह से वो लड़की रो पड़ी और खलो ने सोचा, डंजी, आपके अनुरोध के अनुसार चरित्रों के नाम को सही ढंग से लेते हुए कहानी को बिना किसी बदलाव के दोहराया जा रहा है। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका प्यार आर्कड्यूक के लिए एक तरफा था। चाहे मॉनपीस ने उसे जितना भी छिपाने की कोशिश की हो, खलो आखिरकार सही ही थी। जब दोनों ये बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है और पहले बेसलोर से किसे जाना चाहिए, तभी मैरी वहां आ गई। ये वही औरत थी जिसे कर्टिस अपनी लिस्ट में बाकी सभी रईसों से ज्यादा महत्व देता था। उसका नाम था मार्शियोनेस फ्लैंड्रिया, और वो राजा की छोटी बहन थी। खलो ने सोचा, अब समझ आया कि अगाथा मॉनपीस इतनी बेखौफ क्यों भौंक रही थी। मार्शियोनेस ने कैमिल से बिना बुलाए आ जाने के लिए माफी मांगी, हालांकि वहां पहले से ही दूसरे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन उसे कैमिल से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, दोनों पुराने दोस्त थे और उसे बेसलोर आए हुए बहुत वक्त हो गया था। उसी समय कर्टिस शॉनबर्ग भी वहां आ गया, क्योंकि नोल ने उसे कहा था कि शादी के तुरंत बाद वो अपनी बीवी को अकेला न छोड़े। मार्शियोनेस ने फिर से बिना बुलाए आने के लिए माफी मांगी, लेकिन कर्टिस ने उसे बहन कहकर समझाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग हैरान रह गए कि कर्टिस ने इतनी गर्मजोशी से उससे बात की। मेहमान ऊपर की मंजिल पर और ज्वेलरी देखने चली गई। इसी दौरान आर्कड्यूक ने खलो और लेडी मॉनपीस की पूरी बातचीत मार्शियोनेस फ्लैंड्रिया के साथ सुन ली। वो खलो की पूरी बैक स्टोरी सुन रहे थे, वही कहानी जो गार्ड के लगभग हर सदस्य को पता थी। आर्कड्यूक बिल्कुल हिल गया। उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे खलो पर शक होने लगा, लेकिन वो बस पहले डिवीजन का कमांडर था जो नशे में बकवास कर रहा था। कर्टिस हैरान था कि उसकी बीवी खलो को अगाथा की इतनी परवाह क्यों थी,
जब अगाथा अपने प्यार के दर्द में रो पड़ी तो खलो सचमुच परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खलो भोली है या फिर अंदर से बहुत समझदार। आंटी मैरी ने भी अगाथा की बाकी सबके साथ बातचीत पर कान लगाए। अब कर्टिस ने छिपना बंद कर दिया और वो चाहता था कि वो अपनी बीवी आर्चिस को इस स्टोर से कुछ तोहफा दे। वहां बहुत सारे ताज, टियारास और नेकलेस रखे थे, वही जो पुराने राजा ने प्रिंसेस मारिएटा के लिए बनवाए थे। खलो को अब समझ आया कि बाजिल ने उसे पहले ये ज्वेलरी क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मार्शोनेस कर्टिस के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। उनमें से एक ताज जो खलो की बहन को बहुत पसंद था, उसमें एक ऐसा रत्न जड़ा था जिसे पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। उनके पिता ने उस ताज को बनाते समय खास ध्यान दिया था, इसलिए बहनों के लिए वो बहुत कीमती था। बातचीत के बीच में ही कर्टिस ने अपनी बीवी का औपचारिक परिचय कराया, खलो रीड डेविड शॉनबर्ग। उसकी बहन, जो अब भी अपना फैन झुला रही थी, सोच रही थी कि किस्मत ने ही दोनों को मिलाया है। लेडी मिस को इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। वो उम्मीद कर रही थी कि कर्टिस कह देगा ये सब झूठ है, लेकिन अफसोस ये सब सच था और उसके लिए बहुत दर्दनाक। अगाथा चिल्लाने लगी, जवाब मांगने लगी कि उसने उसे छोड़कर किसी और औरत से शादी क्यों कर ली। लेकिन कर्टिस शॉनबर्ग ने देखा कि उसकी आदतें अभी भी नहीं सुधरी। वो अब भी उतनी ही लापरवाह थी जितनी पहले थी। कभी वो चाहता था कि अगाथा ही उसकी आर्चिस बने, लेकिन अब उसकी हरकतें देखकर उसका मन बदल गया। उसने समझाया कि उसने अगाथा को किसी और से शादी करने के लिए नहीं छोड़ा और उसका दर्जा, स्टेटस भी उसकी भावनाओं से जुड़ा नहीं था। मॉनपीस ने कहा कि उसने तो बस इसलिए रॉयल गार्ड ज्वाइन किया क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर कर्टिस भड़क गया। अगर उसे पता होता तो वो कभी उसे ऐसा करने नहीं देता। अगाथा फिर से रोने लगी और आंटी और ज्यादा निराश हो गई, बोली कि अब उन्हें आइसक्रीम का प्लान टालना पड़ेगा। लेडी मॉनपीस को शांत करने के लिए ले जाया गया और बाकी सबने राहत की सांस ली। मार्शोनेस ने फिर से शॉप में हुए इस पूरे झमेले के लिए माफी मांगी। डंजी, यहां कहानी बिना किसी बदलाव के दोहराई जा रही है, जिसमें चरित्रों के नामों का ध्यान रखा गया है। फिर मार्शोनेस ने खलो से कहा कि वो अपनी बहनों का परिचय करवाए। वहां लिया थी जो अपने पिता पर गई थी, और आइरिस जो बिल्कुल उनकी मां जैसी दिखती थी, और एक छोटी बहन थी जो सबसे ज्यादा बोलने वाली और सबसे ज्यादा शरारती थी। लेडी सोच रही थी कि लेडी आइरिस को माफी के तौर पर वो अपना पहना हुआ ताज, टियारा दे दे, लेकिन खलो हंस पड़ी क्योंकि कर्टिस ने खुद माफी मांगते हुए कहा कि अब उसकी बीवी यानी खलो ही उसका सम्मान बचाएगी। उसके बाद सब लोग आइसक्रीम खाने चले गए। माहौल बहुत मजेदार था और ओजा भी अपनी बहनों के साथ गई। वे जल्द ही एलनोर में मिलने वाले थे और मार्शोनेस की रिक्वेस्ट पर कर्टिस को अपनी बीवी को भी साथ लाना था। खलो को अंदाजा था कि आज कर्टिस का मान सम्मान सिर्फ मार्शोनेस की वजह से बचा है। खलो पहले कभी एलनोर नहीं गई थी। वो एक मशहूर सैलून था जिसे महिला अफसर चलाती थीं। अब उसे न सिर्फ उस पार्टी में शामिल होना था, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज भी करना था। लेडी खलो अबांस आइसक्रीम ऐसे खा रही थी जैसे कल हो ही नहीं, और वो कुछ पैक करके घर ले जाने की भी सोच रही थी। लेकिन उसका दाम देखकर कर्टिस थोड़ा हैरान रह गया और खलो झेंप गई। उसे शाही तौर तरीके ज्यादा नहीं आते थे, इसलिए वो उठकर अपने पति के पास आई और धीरे से पूछा कि क्या वो आइसक्रीम साथ ले जा सकती है। कर्टिस ने कहा नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे मार्शोनेस फ्लैंड्रिया को भेज दिया जाए। कर्टिस ने हामी भर दी, लेकिन बोला कि इसके लिए बहुत सारी बर्फ चाहिए होगी। सौभाग्य से मार्शोनेस के पास बर्फ बेचने वाला भी था। खलो जब उसके करीब खड़ी होकर बात कर रही थी तो कर्टिस को थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, थोड़ा पीछे हटो। खलो को लगा शायद खड़े होकर बात करना अशिष्टता मानी जाती है, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। उसने सोचा शायद कर्टिस को जूलिया द्वारा लगाया हुआ उसका परफ्यूम पसंद नहीं आया, और जब कर्टिस ने ये बात साफ साफ मान ली तो खलो सच में गुस्से से जल उठी। आखिर वो उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोता था। खलो खुश थी कि उसने आइसक्रीम भेज दी। अब मार्शोनेस जमकर उसका मजा ले सकती थी। कर्टिस उसकी समझदारी देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने आइसक्रीम के साथ बहुत सारी बर्फ भी भेजी थी ताकि वो पिघले नहीं। ज्वेलरी स्टोर वाले भी उसका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। सिर्फ उसकी ऑर्डर की वजह से ही इतना कारोबार हो गया था। आर्कड्यूक ने आदेश दिया कि खलो को हर वो ज्वेलरी दी जाए जिसे उसने छुआ तक हो। उन्होंने लेडी कैमल के आधे कलेक्शन बेच दिए, यहां तक कि उसकी पर्सनल ज्वेलरी भी। खलो बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से उसे सब नापसंद था। कर्टिस उसे छेड़ रहा था, ये जानने के लिए कि क्या वो उस पर फिदा है, लेकिन आर्कचर्स ने साफ कर दिया उसे उस आदमी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। इसके बाद वे कपड़े खरीदने निकले, इस बार खलो की पसंद के मुताबिक। वो ठान चुकी थी कि अब वो आर्कड्यूक कर्टिस शॉनबर्ग को दिखाएगी कि असली खर्चा किसे कहते हैं। जूते के लिए उसने ऐसे बूट चुने जो आरामदायक हों, और अंदर की लाइनिंग के लिए पिगास्किन, सूअर की खाल चुनी। उसने बड़ा ढीला टोपी वाला डिज़ाइन छोड़कर एक छोटे वाइजर और साधारण सजावट वाला डिज़ाइन पसंद किया।
इस बार जब उसने अपना ऑर्डर दिया तो ख्लो उतनी संकोची और खोई हुई नहीं लग रही थी जितनी ज्वेलर्स के पास थी। वो अक्सर लिया और आयरिस के लिए कपड़े मंगवाती थी, लेकिन खुद ज़्यादातर मिलिट्री यूनिफॉर्म ही पहनती थी। ख्लो ने समझाया कि उनके परिवार की मुश्किल हालत की वजह से कई स्कूलों ने आयरिस का एडमिशन लेने से मना कर दिया था, इसलिए कम से कम वो अच्छे कपड़े तो पहन सके ताकि कोई उसे तंग न करे। यहीं पर कर्टिस ने प्रस्ताव रखा कि वो ख्लो को एक प्राइवेट ट्यूटर देगा, लेकिन ख्लो ने पलटकर कहा, आमतौर पर शादीशुदा औरत के रिश्तेदार उसके नए घर में नहीं रहते। फिर भी 40,000 की सैलरी में मैं उन्हें खिला सकती हूँ, पहनवा सकती हूँ, जूते दिला सकती हूँ और बिना किसी तकलीफ के उनका पालन पोषण कर सकती हूँ। वो अपने परिवार का ख्याल रखने में वाकई बहुत कुछ खर्च करती थी। डंजी। यहाँ कहानी बिना किसी बदलाव के दोहराई जा रही है, जिसमें चरित्रों के नामों का ध्यान रखा गया है। कर्टिस बड़ा स्मार्ट लग रहा था। ख्लो के हाथ में वो सुंदर कपड़ा देखकर आर्कड्यूक ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए खरीद लेगा। उसे लगा ये उसके लिए परफेक्ट है। चाहे कुछ भी कहो, पर जो लड़की हमेशा मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनती थी वो आज शॉपिंग का पूरा मजा ले रही थी। जब वो अपनी बहनों के लिए कपड़े ऑर्डर कर रही थी तब भी वो ये सोच रही थी कि कौन सा उस पर अच्छा लगेगा और उसे क्या पसंद है। कर्टिस ने सोचा, ख्लो अपनी विरासत छोड़कर अपनी बहनों का ख्याल रखने का अफसोस नहीं कर रही थी। उसे ऐसे देखकर कर्टिस को लगा उससे यहाँ लाना सही डिसीजन था। ख्लो खुश थी कि वो इतना खर्च कर सकी। उसने कर्टिस को रसीद दिखाई, पर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। जबकि उसे पता था कि उसने बहुत पैसे उड़ा दिए, कर्टिस ने सुझाव दिया कि वो एक घर भी खरीद ले। ख्लो मान गई, पर उसने मना कर दिया पुराना घर तोड़ने से, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसके माँ बाप सालों से किसी और देश में रह रहे थे। चाहे वहां कोई गहने या कपड़े न हो, कर्टिस ने सोचा कि आर्कचिस का घर सड़क के इतने करीब होना खतरनाक है। पर बात सिर्फ माँ बाप की नहीं थी। ख्लो को ये भी अजीब लगता अगर तलाक के बाद उसे अपने एक्स हस्बैंड के घर में रहना पड़ता। लेकिन कर्टिस तो उसके इतने प्यार में डूबा था कि उससे तो उनके तलाक का प्लान ही याद नहीं था। और ख्लो जब खुद को आईने में देखती है तो उसे अजीब लगता है, चाहे कपड़े सुंदर और महंगा हो। शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता था ये सब उसका है ही नहीं, जैसे उसके पास कुछ भी असली नहीं। ख्लो ने अपने आप को आईने में बहुत देर तक देखा। एक पल को लगा जैसे ये फिट नहीं है, पर असल में वो उस पर कमाल लग रहा था। तो कर्टिस ने कहा, तुम काफी देर से आईने में खुद को देख रही हो। ख्लो को यकीन नहीं हुआ। क्या उसने सच में ऐसी बात कही जो उसका मन बदल दे? उसे अजीब लग रहा था ऐसे कपड़े पहनकर, पर वो क्यूट लग रही थी और आरामदायक भी, बस जब तक वो प्राइस टैग के बारे में न सोचे। सच ये था, ये कपड़े बहुत महंगा थे, पर एक आर्कड्यूक के लिए तो ये च्यूइंग गम के बराबर थे। ख्लो कभी इन चीज़ों की आदत नहीं डाल सकी, क्योंकि ये सब उसके जैसे लोगों के लिए नहीं था। उस वक्त उसने सोचा वो एक असली आर्कटिचेस नहीं है, उसकी शादी सिर्फ एक एक्ट है, और एक दिन वो इस स्टेज से उतर जाएगी और अपने असली रूप में लौट जाएगी, कर्टिस को छोड़कर, जो अकेला रह जाएगा उन लोगों के बीच जो इस शो को चलाए रखना चाहते हैं। उससे ये नहीं चाहिए था कि सिर्फ वो ही बेकार और बेमदद महसूस करे। घर लौटते वक्त ख्लो ने कर्टिस की तरफ देखा और सोचा वो क्या सोच रहा है, पर चाहे वो उसके बारे में सोच रहा हो, उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। वो हमेशा की तरह शांत था। कर्टिस ने ख्लो से कहा कि वो कुछ वक्त के लिए लेफ्टिनेंट डुबुआ से दूरी बना ले। उसे नहीं पसंद था कि उसकी पत्नी बिना वजह किसी और आदमी के साथ रहे। इसका मतलब आर्कड्यूक ने उनकी बातें सुन ली थी उस दिन। ख्लो ने सब क्लियर करने के लिए समझाया कि वो और लेफ्टिनेंट सिर्फ दोस्त हैं। तब कर्टिस बोला, एक आदमी और औरत के बीच दोस्ती जैसे कुछ होता ही नहीं। उधर अगाथा अपने लवर को लेकर उदास थी। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था, क्योंकि वो उसे बेइंतेहा चाहती थी। सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी माँ तक सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर अगाथा नहीं मानी। कोई भी बात उसे शांत नहीं कर पाई। नींद के लिए दवा मिल सकती है, पर एक आर्कड्यूक से शादी का दर्द, उसका इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं। कोई डॉक्टर भी उस उलझन को ठीक नहीं कर सकता था। अगाथा जानती थी कि ख्लो को आर्कड्यूक से जरा भी प्यार नहीं था। ये सिर्फ प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि नफरत जैसी थी। 3 साल पहले जो बेइज्जती हुई थी, जो उसके भाई ने दोबारा याद दिला दी, उससे साफ पता चलता था कि वो उसे कभी प्यार नहीं करता था। बेचारी लड़की इतनी परेशान हो गई कि गाड़ी से कूदकर बिना पीछे देखे भाग गई। शायद उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए था, पर उन्होंने डिसाइड किया कि उसे जाने दें। वो भूखी लगी तो वैसे भी लौट आएगी। उस वक्त भागते हुए उसे सबसे ज्यादा नफरत थी अपने भाई से, जिसने 3 साल पुरानी बात छेड़ दी। अपनी माँ से भी, जो कभी उसके जज्बात नहीं समझी और हमेशा उससे शादी के लिए मजबूर करती रही। उस औरत से भी जो आर्कड्यूक से शादी कर बैठी, जबकि उसे वो पसंद भी नहीं था। और उस आर्कड्यूक से तो सबसे ज्यादा नफरत थी, जिसे वो कभी कमाल का आदमी समझती थी।
अब उसका दिल बस ये नहीं चाहता था कि वो किसी आम आदमी से शादी करे। वो रोते हुए भाग रही थी, अपने दिमाग में हर एक शिकायत गिन रही थी। फिर उसे लगा कि वो खो गई है, उसे पता ही नहीं था वो कहाँ है। वो बस बिना सोचे इधर उधर भटकने लगी और एक अंधेरी अजीब जगह पहुंच गई। जगह थोड़ी खतरनाक लग रही थी, पर दिलचस्प भी, इसलिए वो उन छोटी छोटी अंधेरी गलियों को एक्सप्लोर करना चाहती थी। एक गली में उसने 2 आदमियों को कुछ व्हाइट पाउडर का डील करते हुए सुना। वो घबरा गई और घर लौटना चाहती थी, पर रास्ते में एक औरत ने उसका ध्यान खींच लिया। अंधेरे में आंखें सेंकते हुए उसने देखा, वो औरत किसी नोबल जैसे कपड़े पहनी हुई थी। वो इज़बेल ग्लिंटन थी, पर वो ऐसी गंदगी भरी जगह में क्या कर रही थी, ये समझ नहीं आया। अगाथा को लगा शायद वो कोई जासूस एस्पाई है। फिर उसने सोचा, अपने उलझे हुए जज्बात इन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कर्टिस को याद करके वो तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। तभी महल कासल में ख्लो शैनबर्ग अपनी शांत और बेफिक्र जिंदगी जी रही थी। उसे नहीं पता था ये सब कब तक चलेगा, इसलिए वो हर पल का मजा ले रही थी। पर हनीमून के बाद सब कुछ शांत नहीं रहा, सब कुछ बदलने वाला था। हर जगह लोग फुसफुसा रहे थे कि उनकी शादी सिर्फ दिखावा है। वापस ड्यूटी पर आने के बाद उनकी एडमिरल विक्टर के साथ एक मीटिंग शेड्यूल थी। वो इसलिए मिले क्योंकि विक्टर के पास उनके लिए राजा का संदेश था। जनरल शैनबर्ग की शादी ने गार्ड्स के बीच हलचल मचा दी थी। नाइट्स 3 ग्रुप्स में बंट गए थे। कुछ लोग ख्लो के लिए बुरा महसूस कर रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे वो सच में प्यार में है, भले थोड़ी सिंपल हो, और कुछ लोग कह रहे थे ख्लो सिर्फ ऊपर तक पहुंचने के लिए आर्चेस बनने का नाटक कर रही है। ऐसी भी बातें थीं कि उसकी घर की हालत खराब थी और उसे कोई शर्म नहीं थी, पावर ही सब कुछ थी उसके लिए। ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ख्लो बस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, और यही सबसे कॉमन सोच थी। अचानक सब चुप हो गए। स्क्वाड लीडर डुबुआ अंदर आया। उसने बहुत कुछ सुना था और पूछना चाहता था वो लोग क्या बात कर रहे थे। नाइट्स ने कहा वो बस मजाक कर रहे थे, थोड़ा माफी चाहिए। पर गार्ड लीडर शॉक था कि रॉयल गार्ड्स आर्चर्स जो कि रॉयल फैमिली का हिस्सा थीं उस पर मजाक उड़ा रहे थे। उसने धमकी दी कि वो कमांडर को बता देगा कि उनके स्क्वाड के लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं। सबने तुरंत माफी मांगी, पर उन्हें वार्निंग मिली, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो उनकी गार्ड की जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी। सब लोग ख्लो और कर्टिस के रिश्ते के बारे में गॉसिप कर रहे थे। हर तरफ से इंसल्ट और चीप बातें उसके ऊपर बरस रही थीं। डुबुआ अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ख्लो ने ऐसा क्या किया था। सब लोग ये बात कर रहे थे कि ख्लो ने शादी ही क्यों की, और वो किलर ड्रेस पहनने के बजाय यूनिफॉर्म में क्यों थी, और क्या अपनी पर्सनल लाइफ सबके सामने रखना सही भी था। सबको अजीब लग रहा था कि उसने ऐसे आदमी को क्यों चुना जो उसे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वैसे भी कितनी औरतें ऐसे लूजर मर्दों से शादी कर बैठती हैं, है ना। डुबुआ को ख्लो के लिए बुरा लग रहा था। उसे लगा ख्लो जानती है कर्टिस कितना रूथलेसली बिहेव करता है, आखिर वो उसका एड रह चुकी थी। लेकिन फिर भी ख्लो ने उसे क्यों चुना, ये बात डुबुआ के समझ के बाहर थी। सोचने वाली बात थी कि वो लड़की चुपके से कर्टिस के साथ इन्वॉल्व थी। असल में डुबुआ ख्लो से पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो डर गया, भले ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। वो चाहता था ख्लो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बताए, लेकिन लग रहा था ख्लो उसे दूर धकेल रही है। पता नहीं वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था या सच में ऐसा था। ख्लो इतनी दूर हो गई थी कि डुबुआ भी ऑकवर्ड और अलग सा बिहेव करने लगा। अब उसे अफसोस हो रहा था, स्पेशली तब जब अगाथा ने ख्लो को इग्नोर कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाया। और जब कर्टिस एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह आ गया तो डुबुआ को लगा जैसे उसे रिप्लेस कर दिया गया हो, अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। तभी सारा वहां आई, क्योंकि उसके पास एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके लिए वो मदद चाहती थी, तो सबने उसे टेबल पर बिठा दिया। बात उसकी माँ के बारे में थी। वो चाहती थी कि हर ग्रेस ऑफ ख्लो एक मीटिंग में आए। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आर्चर्स हर इन्विटेशन मना कर देती थी। इसी दौरान एडमिरल विक्टर राजा का पैगाम लेकर आया, उन्हें एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखनी थी। एक बहुत ही फैंसी पार्टी जिसमें सभी हाई रैंकिंग नोबल्स और पूरी रॉयल फैमिली को बुलाना था। और अब ख्लो शैनबर्ग भी रॉयल फैमिली का हिस्सा थी, तो पार्टी का पूरा अरेंजमेंट उससे ही करना था। आज उनके डची के ग्लिंट के साथ डिप्लोमैटिक टाइज के 28 साल पूरे हो रहे थे। लेकिन जब से ग्लिंटन और शॉनबर्ग का एंगेजमेंट टूट गया था, तब से सबको डर था कि बैंक्वेट में कोई दिक्कत ना हो। ख्लो ने सजेस्ट किया कि उससे ज्यादा तजुर्बे वाले रॉयल्स को बुला लें, पर एक रॉयल को भयंकर कोल्ड था और दूसरी मार्टिनेस ऑफ फ्लैंडर्स, वो राजा के एक स्पेशल असाइनमेंट में बिजी थी। कुछ कहने का फायदा नहीं था, इसलिए विक्टर ने सीधा कहा, बहाने बंद करो और काम शुरू करो। उन्होंने वादा किया कि सब सही से करेंगे, लेकिन विक्टर कुछ और कहना चाहता था। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पहचान उसी ने कराई थी और ऑफिसर बर्ग को नेवी में भी उसने ही भेजा था, तो अब उन्हें अपना बिहेवियर संभालना होगा। एडमिरल ने कहा,
तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हो। अगर रोल प्ले कर रहे हो तो पूरी तरह निभाओ, ऐसे नहीं जैसे एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर राजा थोड़ा भोला भी है तो भी वो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है। तो सब कुछ तुरंत ठीक करना जरूरी था। आज का दिन तो धूप भरा था, लेकिन खलो और कर्टिस के लिए शुरुआत अलग ही थी। सबसे पहले कर्टिस ने कहा कि उन्हें सबके सामने हाथ पकड़ लेना चाहिए ताकि गार्ड्स को शक न हो, लेकिन आर्चर्स बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में उसे मान जाना पड़ा। जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, कितना प्यारा जोड़ा है, देखो इनका प्यार, और सबको लगने लगा उनका प्यार असली है। अब वो हमेशा हाथ पकड़ कर रहते, चाहे मन करे या नहीं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि डिस्टेंस दिखाना सबके लिए फेक लव जैसा लगता है। उसके ऊपर से कर्टिस के चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन थी कि अगर वो ठीक नहीं करता तो लोग कहने लगते कि दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। और एडमिरल ने यह भी बताया कि खलो के जॉब से निकाले जाने की बात हो रही है। राजा चाहता था कि खलो को उसके एडजुटेंट पोजीशन से हटा दिया जाए, पर यह मुमकिन नहीं था। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर आखिर में खलो उस बात को भूल नहीं पा रही थी। वो गुलामी वाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसे ढेर सारा पैसा तो मिला था, लेकिन बदले में कभी आज़ादी नहीं मिल सकती थी। खलो के आने से पहले कर्टिस के लिए कोई एडजुटेंट ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था कि एडमिरल को खुद राजा की सील लगवानी पड़ी, और वो रॉयल सील ऐसी चीज थी जिसे राजा खुद भी चुनौती नहीं दे सकता था। खलो को हटाने के लिए कर्टिस की इजाजत जरूरी थी, और कर्टिस खुश था कि वो राजा को मुश्किल में डाल रहा है। खलो को लगा कर्टिस के लिए सबसे सही तरीका यही होगा कि वो उसे निकाल दे और राजा की बात मानने का दिखावा करे। भले ही कर्टिस उसे बचाना चाहता था, खलो को लगा कि उसे राजा के सामने कुर्बान कर देना ही सही होगा, ताकि वो अपनी अगली चाल शांति से चल सके। जब से खलो अबांस ने शैनबर्ग नाम अपनाया है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। इस झमेले में पड़ने से पहले उसने हर नतीजा सोच लिया था, 1 से 100 तक, यहां तक कि निकाले जाने तक की संभावना भी। राज्य में घूमते हुए कर्टिस को लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो तो बस माली थे, कोई खतरा नहीं। सच तो ये है कि आर्कड्यूक बचपन से ही हथियारों से बचता आया है, इसलिए उसे आसपास की हलचल का बहुत एहसास रहता है। उसे ये भी पता था कि खलो उसके जितनी सावधान नहीं है। फिर एक झगड़े के दौरान खलो ने उसे ब्रिगेडियर जनरल कह दिया, जो वो कभी नहीं कहती थी। ये उनके शादी के कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे पॉइंट की याद दिलाता था, जिसमें लिखा था कि कर्टिस को हमेशा उसकी बात माननी होगी। कर्टिस को लगा वो उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही है, और उसे ये बात बहुत बुरी लगी। खलो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगनी चाहिए। कर्टिस, जो जानता था कि लेफ्टिनेंट खलो हमेशा सीधी सादी नहीं रहती, फिर भी समझ गया कि वो जानबूझकर नहीं बोली थी। महल के बीच में होते हुए भी उसे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन उसकी फितरत ही कुछ ऐसी थी जो मन में आए वही बोल देती थी। अगर उसकी ये फितरत छीन ली जाती तो जैसे उसकी जान ही चली जाती। वो हमेशा अपने दिल की सुनती थी, बिना किसी पछतावे के। राज्य के केंद्र में सबकी नजरें प्यारी आर्कचेस पर थीं। उसकी आत्मा एक बार फिर जग चुकी थी। कर्टिस शैनबर्ग के लिए खलो एक सीनियर अफसर जैसी थी, और वो उसे उसी सम्मान से देखता था, जबकि खलो के लिए ये बस शादी की शर्तों का हिस्सा था, जिस पर उसे पूरा यकीन था। उसने कर्टिस को आदेश दिया कि वो 2 कदम आगे बढ़ें, और वो मान गया। अब खलो को ऊपर देखकर उससे बात करनी पड़ रही थी, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कहा कि वो पास की बेंच पर बैठ जाए ताकि वो ठीक से बात कर सके। खलो ने उससे पूछा कि उसने कितने साल सेवा की है। कर्टिस ने जवाब दिया, 12 साल, या कहें ये उसका 12वां साल चल रहा था। फिर खलो ने पूछा कि नए भर्ती सैनिकों को यूनिट में जाने से पहले कितना ट्रेनिंग टाइम दिया जाता है। जवाब मिला, 2 महीने। तब खलो ने पूछा कि उनकी शादी को कितना वक्त हुआ है। सिर्फ 10 दिन। खलो ने कहा, तो फिर इसे ट्रेनिंग पीरियड मान लो। नए लोग गलतियां करते हैं, और इसी के लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कर्टिस इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। आखिर उसने ही उसे शादी के लिए कहा था, फिर अब इतनी सख्ती क्यों? उसने कर्टिस को कहा कि वो अपनी बीवी के साथ वैसा बर्ताव कर रहा है जैसा किसी नए सिपाही से भी नहीं करता। कर्टिस का मूड गिरते देख खलो ने सोचा कि वो उसे अंगूठी वापस दे दे, लेकिन कर्टिस ने माफी मांगते हुए कहा, ऐसा मत करो।